रिवाइज कीजिए 6.2.1 दी जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए को। बताइए किसके एक्सपेरिमेंट से अनइक्विवोकल प्रूफ हो पाया कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। जी बिल्कुल, अल्फ्रेड हर्शी और मार्था चेज 1952 के एक्सपेरिमेंट से अनइक्विवोकल प्रूफ हो पाया कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। बताइए इन्होंने किसके साथ वर्क किया था। जी बिल्कुल, दे वर्कड विद वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया कॉल्ड बैक्टीरियोफेजेस। बताइए बैक्टीरियोफेजेस किसको कहा जाता है। जी बिल्कुल, वे वायरसेस जो इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को उनको बैक्टीरियोफेग कहते हैं। बताइए बैक्टीरियोफेग का जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियल सेल में कैसे इंटर करता है। जी बिल्कुल, बैक्टीरियोफेग अटैच होता है बैक्टीरिया से और इसका जेनेटिक मटेरियल इंटर कर जाता है बैक्टीरियल सेल में। बैक्टीरियल सेल वायरल जेनेटिक मटेरियल को कैसे ट्रीट करता है। जी बिल्कुल, बैक्टीरियल सेल वायरल जेनेटिक मटेरियल को अपना समझने लगता है जिससे आगे चलकर अधिक वायरस का निर्माण होता है। जी बिल्कुल, द बैक्टीरियल सेल ट्रीट्स द वायरल जेनेटिक मटेरियल एज इफ इट वाज इट्स ओन एंड सब्सिक्वेंटली मैन्युफैक्चर्स मोर वायरस पार्टिकल्स। बताइए हॉर्से और चेज ने किस बात का पता लगाने के लिए एक्सपेरिमेंट किया था। जी बिल्कुल, हर्शे और चेज ने वर्क किया था टू डिस्कवर वेदर इट वाज प्रोटीन और डीएनए फ्रॉम द वायरसेस दैट इंटर्ड द बैक्टीरिया। जी बिल्कुल, हर्शे और चेज ने इस बात का पता लगाने के लिए वर्क किया कि वायरस से बैक्टीरिया में कौन इंटर करता है, प्रोटीन या फिर डीएनए। उन्होंने कुछ वायरसेस को मीडियम पर ग्रो किया था। बताइए वो क्या कंटेंट किए थे। जी बिल्कुल, उन्होंने जिन वायरसेस को मीडियम में ग्रो कराया था उसमें से कुछ कंटेंट किए थे रेडियो एक्टिव फास्फोरस को और कुछ वायरस ने कंटेंट किया था रेडियो एक्टिव सल्फर को। वायरसेस जो कि ग्रोन किए गए थे इन द प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव फास्फोरस क्या कंटेंट किए थे, रेडियो एक्टिव डीएनए या फिर रेडियो एक्टिव प्रोटीन। जी बिल्कुल, वायरसेस ग्रोन इन द प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव फास्फोरस कंटेंट रेडियो एक्टिव डीएनए बट नॉट रेडियो एक्टिव प्रोटीन, क्योंकि डीएनए कंटेंस फास्फोरस बट प्रोटीन डज नॉट। बताइए वायरसेस जो कि ग्रोन किए गए थे रेडियो एक्टिव सल्फर पर वो क्या कंटेंट किए थे। जी बिल्कुल, वायरसेस जो कि ग्रोन किए गए थे रेडियो एक्टिव सल्फर पर कंटेंट किए थे रेडियो एक्टिव प्रोटीन को, लेकिन नॉट रेडियो एक्टिव डीएनए,
क्योंकि डीएनए डज नॉट कंटेन सल्फर। बताइए क्या डीएनए सल्फर को कंटेन करता है? जी बिल्कुल, डीएनए सल्फर को कंटेन नहीं करता। बताइए क्या फास्फोरस प्रोटीन कंटेन करता है? जी बिल्कुल, फास्फोरस प्रोटीन कंटेन नहीं करता। बताइए क्या डीएनए फास्फोरस को कंटेन करता है? जी बिल्कुल, डीएनए फास्फोरस को कंटेन करता है। अल्फ्रेड हर्शे और मार्शा चेज के एक्सपेरिमेंट में रेडियो एक्टिव फेग को किस पर अलाउड किया गया था टू अटैच? जी बिल्कुल, हर्शे और चेज के एक्सपेरिमेंट में रेडियो एक्टिव फेग को अलाउड किया गया था टू अटैच एस्चेरिया कोलाई बैक्टीरिया। बताइए हर्शे और चेज के एक्सपेरिमेंट में जब इन्फेक्शन प्रोसीडेड करता है तब क्या रिमूव्ड हो जाता है फ्रॉम बैक्टीरिया बाय एजिटेटिंग देम इन ए ब्लेंडर? जी बिल्कुल, हर्शे और चेज के एक्सपेरिमेंट में जब इन्फेक्शन प्रोसीडेड करता है तब वायरल कोट्स रिमूव्ड हो जाते हैं फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय एजिटेटिंग देम इन ए ब्लेंडर। बताइए वायरस पार्टिकल्स को बैक्टीरिया से कैसे सेपरेटेड किया जा सकता है? जी बिल्कुल, वायरस के पार्टिकल्स को सेपरेटेड किया जा सकता है फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय स्पिनिंग देम इन ए सेंट्रीफ्यूग। हर्शे और चेज के इस वर्क में बताइए कौन से बैक्टीरिया इंडिकेट करते हैं कि डीएनए वाज द मटेरियल दैट पास्ड फ्रॉम द वायरस टू द बैक्टीरिया? जी बिल्कुल, जो बैक्टीरिया रेडियो एक्टिव डीएनए रखने वाले वायरस से इन्फेक्टेड हुए थे वे रेडियो एक्टिव रहे। इससे यह स्पष्ट होता है कि जो मटेरियल वायरस से बैक्टीरिया में इंटर करता है वह डीएनए है। बताइए हर्शे और चेज के इस एक्सपेरिमेंट में कौन से बैक्टीरिया रेडियो एक्टिव नहीं हुए? जो बैक्टीरिया उन वायरस से इन्फेक्टेड थे जिनमें रेडियो एक्टिव प्रोटीन था वे रेडियो एक्टिव नहीं हुए। बताइए इससे क्या पता चलता है? जी बिल्कुल, इससे यह पता चलता है कि प्रोटीन वायरस से बैक्टीरिया में इंटर नहीं करता है। इस वजह से जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही है जो विषाणु से या फिर वायरस से बैक्टीरिया में इंटर करता है। चलिए फिगर 6.5 दी हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट को अपने नोटबुक में कम से कम 10 से 20 बार बनाइए। चलिए अब माइंड कैप्चर कीजिए फिगर 6.5 दी हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट को।
बताइए क्या आपको इस फिगर में बैक्टीरियोफेग की लेबलिंग दिख रही है? बताइए रेडियो एक्टिव सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है? जी बिल्कुल, रेडियो एक्टिव सल्फर का एटॉमिक मास 35 होता है। चलिए रेडियो एक्टिव फास्फोरस का एटॉमिक मास बताइए। जी बिल्कुल, रेडियो एक्टिव फास्फोरस का एटॉमिक मास 32 होता है, यानी कि 32। बताइए उस बैक्टीरियोफेग को किस कलर से दिखाया गया है जिसमें रेडियो एक्टिव सल्फर यानी कि सल्फर 35 लेबल्ड प्रोटीन कैप्सूल है? जी बिल्कुल, रेडियो एक्टिव सल्फर लेबल्ड प्रोटीन कैप्सूल को रेड से दिखाया गया है। बताइए रेडियो एक्टिव फास्फोरस लेबल्ड डीएनए को किस कलर से दिखाया गया है? जी बिल्कुल, रेडियो एक्टिव लेबल्ड डीएनए को रेड से दिखाया गया है, यानी कि रेडियो एक्टिव फास्फोरस 32 लेबल्ड डीएनए। चलिए इन्फेक्शन के फिगर, सबसे पहले रेडियो एक्टिव सल्फर लेबल्ड प्रोटीन कैप्सूल के देखने की कोशिश कीजिए। अब रेडियो एक्टिव फास्फोरस 32 लेबल्ड डीएनए की। चलिए ब्लेंडिंग रेडियो एक्टिव सल्फर 35 लेबल्ड प्रोटीन कैप्सूल की। अब रेडियो एक्टिव फास्फोरस 32 लेबल्ड डीएनए के ब्लेंडिंग को देखने की कोशिश कीजिए। चलिए रेडियो एक्टिव सल्फर 35 लेबल्ड प्रोटीन कैप्सूल के सेंट्रीफ्यूगेशन को देखिए। बताइए क्या इसमें रेडियो एक्टिव सल्फर 35 डिटेक्टेड होगा सेल में? जी हाँ, इसमें रेडियो एक्टिव सल्फर 35 सेल में नहीं डिटेक्ट होगा। अब सेंट्रीफ्यूगेशन देखिए रेडियो एक्टिव फास्फोरस लेबल्ड डीएनए का। बताइए क्या आपको इस सेल में रेडियो एक्टिव फास्फोरस 32 डिटेक्टेड हो जाएगा? जी बिल्कुल, रेडियो एक्टिव फास्फोरस 32 डिटेक्ट हो जाएगा रेडियो एक्टिव 32 फास्फोरस लेबल्ड डीएनए वाले सेल में। बताइए रेडियो एक्टिव सल्फर 35 लेबल्ड प्रोटीन कैप्सूल वाले में क्या रेडियो एक्टिव सल्फर 35 डिटेक्ट हो जाएगा इन सुप्रीनेंट? जी बिल्कुल, रेडियो एक्टिव सल्फर 35 लेबल्ड प्रोटीन कैप्सूल में रेडियो एक्टिव सल्फर 35 डिटेक्ट हो जाएगा इन सुप्रीनेंट। बताइए क्या रेडियो एक्टिव फास्फोरस 32 लेबल्ड डीएनए में क्या रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट हो जाएगा सुप्रीनेंट में?
जी हाँ, बिल्कुल भी नहीं होगा सुपरिटेंडेंट में रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट। चलिए रिवाइज कीजिए 6.2.2 प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए वर्सेस आरएनए को। बताइए किसके एक्सपेरिमेंट से द डिबेट बिटवीन प्रोटीन्स वर्सेस डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल वाज unequivocally resolved। जी बिल्कुल, द डिबेट बिटवीन प्रोटीन्स वर्सेस डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल वाज unequivocally resolved from हार्सी चेज एक्सपेरिमेंट। हार्सी चेज एक्सपेरिमेंट से जेनेटिक मटेरियल के बारे में कौन सा फैक्ट एस्टेब्लिश्ड हुआ? जी बिल्कुल, हार्सी चेज एक्सपेरिमेंट से यह फैक्ट एस्टेब्लिश्ड हुआ कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। नाम बताइए उनका जिनमें आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल होता है। जी बिल्कुल, वायरसेस में आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल होता है। एग्जाम्पल बताइए वायरसेस का जिनमें आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल होता है। जी बिल्कुल, टीएमवी यानी कि टोबैको मोज़ेक वायरस, क्यूबी बैक्टीरियोफेग एटसेट्रा। बताइए प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल कौन है? जी बिल्कुल, डीएनए प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल है। उस जेनेटिक मटेरियल का नाम बताइए जो कि डायनेमिक फंक्शन परफॉर्म करता है। जी बिल्कुल, आरएनए डायनेमिक फंक्शन परफॉर्म करता है। आरएनए के डायनेमिक फंक्शन को बताइए। जी बिल्कुल, आरएनए परफॉर्म करता है डायनेमिक फंक्शंस को ऑफ मैसेंजर एंड एडॉप्टर। कैन यू रिकॉल द टू केमिकल डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए? उन क्राइटेरिया को बताइए जिससे ए मॉलिक्यूल कैन एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल। चलिए फर्स्ट पॉइंट बोलिए। जी बिल्कुल, मॉलिक्यूल शुड बी एबल टू जेनरेट इट्स रेप्लिका यानी कि रेप्लिकेशन। चलिए सेकेंड पॉइंट बोलिए। जी बिल्कुल, मॉलिक्यूल को केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए। चलिए थर्ड पॉइंट बोलिए। जी बिल्कुल, मॉलिक्यूल को प्रोवाइड करना चाहिए दी स्कोप फॉर स्लो चेंजेस दैट इज म्यूटेशन दैट आर रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन। चलिए फोर्थ पॉइंट बोलिए।
जी बिल्कुल, इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स। रूल ऑफ बेस पेयरिंग और कॉम्प्लीमेंटेरिटी को ध्यान में रखते हुए नाम बताइए उस दो न्यूक्लिक एसिड का जिसके पास एबिलिटी होती है टू डायरेक्ट देयर डुप्लीकेशन। जी बिल्कुल, डीएनए और आरएनए के पास एबिलिटी होती है टू डायरेक्ट देयर डुप्लीकेशन। क्या प्रोटीन के पास एबिलिटी होती है टू डायरेक्ट देयर डुप्लीकेशन? जी बिल्कुल, प्रोटीन के पास एबिलिटी नहीं होती है टू डायरेक्ट देयर डुप्लीकेशन। जेनेटिक मटेरियल को एनफ स्टेबल होना चाहिए और इसको चेंज नहीं करना चाहिए विद डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल एज और विद चेंज इन फिजियोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। बताइए क्या ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल स्टेबिलिटी ऑफ जेनेटिक मटेरियल के बारे में बताता है? यदि बताता है तो कैसे बताता है, बताइए। जी बिल्कुल, जेनेटिक मटेरियल का स्टेबिलिटी उसकी एक प्रमुख विशेषता होती है जो ग्रिफिथ के ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल से स्पष्ट है, जिसमें हीट से बैक्टीरिया की मृत्यु हो जाती है, यानी कि हीट से बैक्टीरिया मर जाता है, लेकिन जेनेटिक मटेरियल की कुछ प्रॉपर्टीज नष्ट नहीं हो पाती है। बताइए क्या डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं? यदि हीट से इन दोनों स्ट्रैंड को अलग कर दिया जाए तो क्या होगा? जी बिल्कुल, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। यदि हीट के द्वारा दोनों को सेपरेट कर दिया जाए तो उसके बाद भी एप्रोप्रिएट कंडीशन होने पर एक दूसरे से जुट जाते हैं। आरएनए को लेबाइल और इजीली डिग्रेडेबल कौन बनाता है? जी बिल्कुल, आरएनए में एवरी न्यूक्लियोटाइड के सेकेंड प्राइम पर प्रेजेंट रिएक्टिव ओएच ग्रुप आरएनए को लेबाइल और इजीली डिग्रेडेबल बना देता है। आरएनए रिएक्टिव क्यों होता है? जी बिल्कुल, आरएनए कैटालाइटिक होता है, इसलिए यह रिएक्टिव भी होता है। बताइए डीएनए और आरएनए में से कौन केमिकली लेस रिएक्टिव और स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल होता है? जी बिल्कुल, डीएनए केमिकली लेस रिएक्टिव और स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल होता है जब कंपेयर्ड किया जाता है आरएनए से। तो बताइए डीएनए और आरएनए दो न्यूक्लिक एसिड में से कौन बेटर जेनेटिक मटेरियल है? जी बिल्कुल, दोनों न्यूक्लिक एसिड में से डीएनए बेटर जेनेटिक मटेरियल है। बताइए यूरेसिल के जगह पर किसका प्रेजेंस कॉन्फर्स करता है एडिशनल स्टेबिलिटी टू डीएनए?
जी बिल्कुल, यूरेसिल की जगह पर थायमिन का प्रेजेंस भी कन्फर्स करता है एडिशनल स्टेबिलिटी टू डीएनए। बताइए, क्या दोनों डीएनए और आरएनए म्यूटेट होने के लिए एबल हैं? जी बिल्कुल, दोनों डीएनए और आरएनए एबल है टू म्यूटेट। बताइए, कौन ज़्यादा अनस्टेबल है और फास्टर म्यूटेट होता है? जी बिल्कुल, आरएनए ज़्यादा अनस्टेबल होता है और म्यूटेट होता है एट फास्टर रेट। बताइए, क्या इसी वजह से वायरसेस जिनमें आरएनए जीनोम होता है उनका शॉर्टर लाइफ स्पान म्यूटेट होता है और इवॉल्व होता है फास्टर? बताइए, कौन डायरेक्टली कोड कर सकता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स और इसलिए यह इजीली एक्सप्रेस करता है द कैरेक्टर्स? जी बिल्कुल, आरएनए डायरेक्टली कोड कर सकता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, इसलिए यह इजीली एक्सप्रेस कर सकता है द कैरेक्टर्स। बताइए, डीएनए प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए किस पर डिपेंडेंट रहता है? जी बिल्कुल, डीएनए प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए आरएनए पर डिपेंडेंट होता है। बताइए, प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी किसके अराउंड इवॉल्व होता है? जी बिल्कुल, प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी आरएनए के अराउंड इवॉल्व होता है। दोनों आरएनए और डीएनए फंक्शन तो करता है एज जेनेटिक मटेरियल, लेकिन बताइए, इनमें से कौन मोर स्टेबल होता है और प्रेफर्ड किया जाता है फॉर स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन? जी बिल्कुल, दोनों आरएनए और डीएनए फंक्शन करता है एज अ जेनेटिक मटेरियल, लेकिन डीएनए मोर स्टेबल होता है और इसको प्रेफर्ड किया जाता है फॉर स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। बताइए, जेनेटिक इंफॉर्मेशन के ट्रांसमिशन के लिए कौन बेटर है, डीएनए या फिर आरएनए? जी बिल्कुल, ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन के लिए आरएनए बेटर है। रिवाइज कीजिए 6.3 आरएनए वर्ल्ड को। फ्रॉम foregoing discussion, an immediate questions become evident, which is the first genetic material? जी बिल्कुल, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में इन द चैप्टर ऑन केमिकल इवोल्यूशन, लेकिन ब्रीफली वी शैल हाईलाइट सम ऑफ द फैक्ट्स एंड पॉइंट्स। आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। बताइए, क्या आरएनए फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था? जी बिल्कुल, आरएनए फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था।
बताइए कौन कौन से इसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस हैं। जी बिल्कुल, मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन, स्प्लाइसिंग एटसेट्रा इसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस हैं। बताइए इसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस जैसे कि मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन, स्प्लाइसिंग एटसेट्रा किसके अराउंड इवॉल्व किया था। जी बिल्कुल, इसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस जैसे कि मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन, स्प्लाइसिंग एटसेट्रा इवॉल्व किया था अराउंड आरएनए। बताइए क्या आरएनए यूज्ड होता है टू एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल एज वेल एज अ कैटलिस्ट। जी बिल्कुल, आरएनए यूज्ड होता है टू एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल एज वेल एज अ कैटलिस्ट। लिविंग सिस्टम में कुछ ऐसे बायोकेमिकल रिएक्शन हैं जो कि कैटलाइज होते हैं बाय आरएनए कैटलिस्ट, नॉट बाय प्रोटीन एंजाइम्स। RNA, being a catalyst, was reactive and hence unstable. बताइए क्या डीएनए आरएनए से इवॉल्व हुआ है। जी बिल्कुल, डीएनए आरएनए से इवॉल्व हुआ है विद केमिकल मॉडिफिकेशंस दैट मेक इट मोर स्टेबल। बताइए क्यों डीएनए रेसिस्ट करता है चेंजेस बाय इवॉल्विंग ए प्रोसेस ऑफ रिपेयर। जी बिल्कुल, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है एंड हैविंग कॉम्प्लीमेंटरिटी स्ट्रैंड फर्दर रेसिस्ट चेंजेस बाय इवॉल्विंग ए प्रोसेस ऑफ रिपेयर। यानी डीएनए के डबल स्ट्रैंडेड कॉम्प्लीमेंटरिटी होने की वजह से इसमें रिपेयर प्रोसेस के इवॉल्व से अपने में होने